हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है सभी का हमारे चैनल स्मार्ट स्टार्ट में, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर, जो हमारे भारतीय संविधान से संबंधित है। आप लोगों ने कल बोला था कि संविधान से कुछ क्वेश्चन कराइए, तो अभी हम उसी श्रृंखला को लेकर हैं। आज हम मौलिक अधिकारों को पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे आपको जो भी आगे आने वाली वीडियोज है उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो ये जो वीडियो होगी यूपी पीसीएससी और यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, एसएससी, रेलवे, यानी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनसे से संबंधित, यानी जो भी छात्र हैं उन सभी के लिए ये उपयोगी होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो पूरा अंत तक इस चैनल यानी इस वीडियो को देखिएगा जरूर। महत्वपूर्ण तथ्य आज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते हैं आज हम, कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। इनसे संबंधित जो वन लाइनर प्रश्न है वो आज हम यहाँ पर करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वो आंसर होगा यहाँ पर मौलिक अधिकारों को। ठीक है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि जनता के प्रति विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को मर्यादित कौन करता है। जनता के प्रति जो विधायिका और कार्यपालिका की शक्ति है, इनको मर्यादित कौन करता है, तो वो मौलिक अधिकार ही ये काम करते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार ही हमें, मतलब किसी को भी, कोई भी सरकार या कार्यपालिका होती है उसका मतलब अगर दुरुपयोग करती है तो वो मौलिक अधिकार ही होते हैं, जो सबको एक सीमा में बांध कर रखता है। ठीक है, अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35। अगला है मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था, यानी मूल अधिकारों का जो प्रारूप बनाया था वो किसने बनाया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का प्रारूप बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग कब और किसने की थी। सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग कब और किसके द्वारा की गई थी, तो सन 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके तैयार हुए कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था, 1931 में हुआ था, और उसी कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग सबसे पहले की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी, यानी कि इसी समय 1931 में किसने किया था, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल जी ने घोषणा पत्र जो लिखा था उसमें मूल अधिकारों की मांग उन्होंने की। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब संविधान बना तब भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार मिले थे। जब संविधान बना शुरुआत में कितने मिले थे, तो 7 मौलिक अधिकार मिले थे भारतीय संविधान के बनने समय। ठीक है, जब बना था। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्तमान में संविधान भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार देता है। वर्तमान में संविधान जो है हमारा भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार देता है, 6 देता है। ठीक है, यानी जब संविधान बना था तब 7 थे, अब 6 रह गए हैं। ठीक है, अगला है कौन सा मौलिक अधिकार संविधान संशोधन के जरिए निरस्त कर दिया गया, तो जो 7 थे उनमें से 6 रह गए, उनमें से कौन सा था जो हटा दिया गया था, तो वो कौन सा है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा है, इसको हटा दिया गया। पहले ये जब संविधान बना था तब ये मौलिक अधिकार था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन से निरस्त किया गया था। जो संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार, उसको जो निरस्त किया गया वो कौन से संविधान संशोधन में किया गया, तो 44वें संविधान संशोधन में इसको निरस्त किया गया था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में इसको निरस्त किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आप लोग लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं, ये है ना आपका नुकसान हो है, और हमारी जो मेहनत है हम तो अपना कंटिन्यू कर ही रहे हैं, बस आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके नाम क्या क्या हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो कौन से हैं। तो यहाँ पर हमने इसीलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं लिए हैं, वन लाइनर लिए हैं, जिससे आपको सारे फैक्ट क्लियर होते जाएं। तो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, एक है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये 6 मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है हमारा कि भारतीय नागरिकों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार प्रदान करता है। समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 14 से 18।
ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 भारतीय नागरिकों को समता का अधिकार प्रदान करता है। तो देख लेते हैं ये 14, 15 से 18 तक ये क्या वर्णित है इसमें। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि अनुच्छेद 14 के तहत भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समान अधिकार प्राप्त है। यानी जो राज्य के सभी नागरिक के लिए एक समान कानून का वो प्रावधान करेगा, कोई छोटा या बड़ा उसके लिए नहीं होगा, एक तरह का कानून वहाँ पर लागू होगा। तो अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ राज्य, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये अनुच्छेद 15 कहता है। ठीक है। अनुच्छेद 16 कहता है कि भारत के तहत कि क्या होता है, भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध समान अवसर की प्राप्ति का अधिकार होगा। ठीक है। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 17 कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है। अगला है अनुच्छेद 18। इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी अन्य देश से किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं स्वीकार करेगा। तो अनुच्छेद 18 कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी दूसरे देश से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो ये अनुच्छेद 14 से 18 है। ठीक है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 12। प्रश्न 12 कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को स्वतंत्रता देता है। तो अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो क्या है, अनुच्छेद 19 कहता है कि सभी नागरिकों को विविध प्रकार की विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करती है। यानी अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को यानी विचार अभिव्यक्ति यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कहते हैं वो प्रदान करता है। और अनुच्छेद 19 का कहता है अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, मीडिया की जो होती है। अनुच्छेद 19 कहता है शांतिपूर्ण बिना शस्त्र के एकत्रित होने और सभा या सम्मेलन करने की भी स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 का इसी के तहत लोग धरने प्रदर्शन जो भी करते हैं सरकार के खिलाफ किया करते हैं। ठीक है। 19 का कहता है किसी भी प्रकार के संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है। यानी कोई भी प्रकार का हम संघ बना सकते हैं, ये स्वतंत्रता है हमको। 19 का कहता है कि किसी देश की किसी भी भूभाग में आवागमन की हमें स्वतंत्रता देता है 19 का। ठीक है। और उसके बाद 19 का अंगा कहता है कि किसी भी प्रकार के व्यापार एवं आजीविका चलाने की स्वतंत्रता देता है। यानी हम कोई भी व्यापार शुरू कर सकते हैं, कोई भी आजीविका शुरू करते हैं, स्वच्छंद है उसके लिए। ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि भारतीय नागरिकों को अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। यानी कोई भी अपराधी है ना, वो न्यायालय में मतलब वो उसको भी पूर्ण अधिकार ये दिया जाता है कि कैसे उसका मतलब यानी वो अपना पक्ष किस तरीके से रख सके, हर तरीके से रख सके, उसको भी ये स्वतंत्रता दी जाती है। अनुच्छेद 21 कहता है कि भारतीय नागरिकों को जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। यानी अनुच्छेद 21 भारतीय नागरिकों के जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आज का वीडियो मिस मत कीजिएगा, सभी लोग पूरा देखिएगा। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24 है कि क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। तो शोषण के विरुद्ध 23 क्या कहता है कि मानव में दुर्व्यापार और बलात् श्रम की मनाही है, ऐसा करना दंडनीय अपराध है। यानी क्या है कि मतलब किसी से जबरदस्ती कोई काम नहीं कराया जाता, श्रमिक नहीं बनाया जा सकता, उसके साथ दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 23 कहता है। ठीक है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे कारखाने में खनन या क्षेत्र या अन्य किसी प्रकार के जोखिम भरे कामों पर नियुक्त करना। यानी कम आयु पर, यानी जो बाल श्रमिक है ना, उस पर रोक लगाता है ये अनुच्छेद 24। ठीक है। अगला प्रश्न बनता है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र आता है, किस अनुच्छेद में आता है। तो अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 15 अनुच्छेद 25 के अगला प्रश्न है हमारा कि शिक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में। संस्कृति और शिक्षा, अनुच्छेद 29 और 30 क्या कहता है, हमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार देता है 29 और 30। ठीक है। 29 का क्या कहता है कि भारत के नागरिकों को जिनकी अपनी विशेष भाषा है, लिपि है या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का उन्हें पूरा अधिकार है। ठीक है। संस्कृति को बचाने का शिक्षा है ना, ये देता है 19 का। यानी हमारी जो भाषा है, लिपि है, संस्कृत, उसको हम बनाने का पूरा अधिकार हमें देता है।
29 का खा कहता है किसी भी नागरिक को भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। यानी किसी भी नागरिक को भाषा, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव करके किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में उसको प्रवेश से रोका नहीं जा सकता, यानी वो कहीं भी प्रवेश ले सकता है। अगला है प्रश्न कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे अहम था जिसके बिना संविधान अधूरा था। ठीक है, अनुच्छेद 32। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अनुच्छेद 32 के बिना भारतीय संविधान क्या था, अधूरा था। ठीक है, तो अगला है प्रश्न प्रश्न 17 है हमारा कि अनुच्छेद 32 में किस अधिकार का जिक्र है, तो जिसके बिना संविधान अधूरा था, तो वो क्या था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही कहता है अनुच्छेद 32, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में, जिसको अम्बेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान इस अनुच्छेद के बिना अधूरा, यानी हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिलता है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है। भारतीय संविधान यानी भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार का जो संरक्षण होता है ना, रिट जारी करना जिसको कहते हैं, वो अनुच्छेद 32 ही करता है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट यानी याचिकाएं जारी करने का अधिकार है। यानी कि ये 32 क्या कहता है, जो भी हमने कहा यहाँ पर पढ़ा कि अनुच्छेद ये संरक्षण देता है, तो अनुच्छेद 32 में क्या है कि ये सर्वोच्च न्यायालय को क्या करता है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के जो याचिकाएं लोग जारी करते हैं, ये अनुच्छेद 32 के तहत ही कार्य करते हैं। ये याचिकाएं कौन कौन सी होती हैं, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। ठीक है, ये रिट जारी कर सकते हैं नागरिक। अगर आप में से किसी को भी इन 5 बिंदुओं का मतलब नहीं पता है तो आप हमें कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे कि हमें इसको डिटेल में पढ़ना है, तो हम उसका नेक्स्ट में वीडियो जरूर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा किस परिस्थिति में मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। किस परिस्थिति में मौलिक अधिकार यानी मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, कौन सी ऐसी स्थिति आ जाती है, तो आपातकाल की स्थिति। ठीक है, कौन सी स्थिति आती है, यानी आपातकाल की जो स्थिति आती है, उस आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा किन मौलिक अधिकारों का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जिसका निलंबन हो ही नहीं सकता, तो कौन सा है, जीवन का अधिकार, शारीरिक उत्पीड़न न किए जाने का अधिकार और बलात् श्रम करने के प्रतिशोध का अधिकार। इनको किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चाहे वो आपातकाल हो चाहे कुछ भी हो। अगला प्रश्न है कि अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी, अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 19 के काम में मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत पर रोक लगाता है। अस्पृश्यता भी ऊपर हमने पढ़ लिया, प्रश्न घुमा के दिया है, अनुच्छेद 17 लगाता है। ठीक है, अगला लास्ट प्रश्न है आज का कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को उनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार मिलता है, तो अनुच्छेद 29 कहता है। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने मौलिक अधिकार से लिए, उस आई होप सभी प्रश्न हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी थे। ठीक है, इसमें से आप अगर इतना कवर तैयार कर लेंगे तो इससे मुझे ये पूरी गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि आपका परीक्षा में इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। हमारे यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं इस PDF को लेने के लिए। तो इसी तरीके से बने रहिए, आपका सहयोग भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना आपका मेरा आपके लिए। ठीक है, चलते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो को लेकर, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। थैंक यू।